अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट रीनल फेलियर। और रीनल फेलियर की हमारे पास दो किस्में होती हैं। एक है हमारे पास एक्यूट रीनल फेलियर, एक है हमारे पास क्रोनिक रीनल फेलियर। अभी टर्म्स को चेंज करके एक्यूट अभी टर्म्स को चेंज करके एक्यूट किडनी इंजरी और जो हमारे पास क्रोनिक रीनल फेलियर है उसको सीकेडी का नाम दे दिया गया है। ठीक है। एक्यूट रीनल फेलियर को असेस करने का और तरीका है, क्रोनिक रीनल फेलियर को असेस करने का और तरीका है। तो चूंकि टॉपिक का नाम ही चेंज हो चुका है तो अभी मैं AKI और एक्यूट किडनी इंजरी की बात करूंगा कि एक्यूट किडनी इंजरी क्या होती है। सेलुलर इंजरी का तो आपको पता है, सेल इंजरी की दो टाइप्स होती है, रिवर्सिबल होती है, इरिवर्सिबल होती है। ठीक है। सबसे पहली बात, एक्यूट किडनी इंजरी की अगर हम डेफिनेशन करें, एक तो ये है कि ये एक्यूटली होती है। ठीक है, यानी कि विद इन डेज टू वीक्स। ठीक है, विद इन डेज टू वीक्स। और acutely there is severe decrease in renal physiology or renal functioning। रीनल फंक्शनिंग क्या थी, कोई बंदा बता सकता है किडनी का काम क्या था? GFR को मेंटेन करना, यस और नो? तो क्या मैं कह जी सकता हूँ कि इसमें GFR फॉल करने लगेगा? यस, इसमें GFR फॉल करने लगेगा। GFR फॉल होगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट फॉल होगा, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन फॉल होगी। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन फॉल होगी तो यूरिन फॉर्मेशन ज्यादा होगी, कम होगी? कम होगी। तो क्या हमें कम होगी। ओलिगो ओलिगो यूरिया देखने को मिलेगा? यस, हमें ओलिगो यूरिया देखने को मिलेगा। प्लस यूरिन का एक काम होता है, ये क्रिएटिनिन को एक्सक्रीट करता है। ये क्रिएटिनिन को क्या करता है? एक्सक्रीट करता है। तो क्या क्रिएटिनिन की कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगी ब्लड के अंदर? यस और नो? यस, यू विल Yes. सी इंक्रीज लेवल ऑफ क्रिएटिनिन। एंड क्या ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल भी बढ़ने लगेगा? यस और नो? बेसिकली Yes, sir. नाइट्रोजन। Yes, यस। sir. और इसको हम क्या कहते हैं? क्रिएटिनिन और यूरिया नाइट्रोजन के लेवल के इंक्रीज Azotemia. को क्या? एजोटीमिया। इसको हम कहते हैं एजोटीमिया। इसको हम क्या कहते हैं जनाब? एजोटीमिया। ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास जनाब, इसकी डेफिनेशन बन गई कि इफ देयर इज सडन acutely severe decrease in renal functioning that affects the glomerular filtration rate in such a way that it gonna cause oligouria and a rise in blood urea nitrogen and creatinine level, that is known as azotemia, that is known as acute kidney injury। ठीक है जी। and it develops within और टू, या इस तरीके से कर लेते हैं, विद इन डेज टू वीक्स। ठीक है जी। अब जरा एक चीज इमेजिन कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ना हम जिस तरीके से मैंने शॉक एक दफा आपको पढ़ाया था कि शॉक क्या होता है, तो उसी तरीके से आज मैं आपको एक और टॉपिक जो है वो अलग तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। और इस पे कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो हम पहले डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। देयर आर फ्यू टर्म्स जो हमें पहले डिस्कस करनी। अच्छा जी, चलें। सो सबसे पहले हमने एक चीज देखनी है, दैट इज नोन एज यूरिन osmolarity। Osmolarity, what is osmolarity? Number of osmoles in a liter of water and a liter of fluid। या क्या है osmolarity? नंबर ऑफ सल्यूट्स उसको हम क्या कहते हैं? osmolarity। इसको काउंट कैसे किया जाता है? मिली ऑस्मोल पर केजी में इसको काउंट किया जाता है। ठीक हो गया जी। उसके बाद यूरिन में सोडियम की एक्सक्रीशन या इसका उसका वैल्यू है, उसका लेवल। ठीक है। फिर सीरम के अंदर ब्लड यूरिया नाइट्रोजन के लेवल, या हम इस तरीके से कह देते हैं ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बाय क्रेटिनिन का लेवल। ठीक है। फिर फ्रैक्शन एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम। ठीक है। अब जरा समझिएगा एक एक चीज को। अगर मिसाल के तौर पे AKI लेबल हुआ है, किडनी इंजरी लेबल हुई है, चाहे वो AKI हो या CKD हो, एक्यूट रेनल फेलियर हो या क्रोनिक रेनल फेलियर हो, दोनों के अंदर GFR तो फॉल करेगा, यस और नो? फॉल करेगा ना?
तो यस क्रेटेनिन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, यस और नो? व्हाट डू यू पीपल से? यस सर। क्रेटेनिन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो सीरम BUN बाय क्रेटेनिन रेशो का क्या मकसद है? हम ये देखना चाहते हैं कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन की क्या सिचुएशन है। अगर ब्लड यूरिया नाइट्रोजन इंक्रीज कर रहा है, अगर ब्लड यूरिया नाइट्रोजन इंक्रीज कर रहा है और क्रेटेनिन भी इंक्रीज कर रहा है, तो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बाय क्रेटेनिन रेशो जो है वो क्या रहेगी? इट विल स्टे ग्रेटर देन 20, जो इसकी नॉर्मल वैल्यू है। यस और नो? फिर से एक बात बताता हूँ। मिसाल के तौर पे, मिसाल के तौर पे एक पेशेंट है और उसको डिहाइड्रेशन है। अब देयर इज अ पेशेंट और उसको डायरिया हुआ। डायरिया के बाद क्या हुआ? कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हुआ। अच्छा, ज्यादा नहीं जाते। एक पेशेंट को डायरिया हुआ, इफेक्टिव सर्कुलेटरी वॉल्यूम डिक्रीज किया, प्री लोड वीनस रिटर्न डिक्रीज किया एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम डिक्रीज किया। प्री लोड डिक्रीज हो गया, यस सर नो? तो स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज होगा या नहीं होगा? डिक्रीज होगा। होगा कार्डिक सर। आउटपुट, कार्डिक आउटपुट डिक्रीज करेगा, यस सर नो? यस डिक्रीज करेगा। बैरो रिसेप्टर्स पे कम स्ट्रेच पड़ेगी, यस सर नो? यस सर। बैरो रिसेप्टर पे कम स्ट्रेच पड़ेगी, ओके। अभी कार्डिक आउटपुट रिड्यूस हुआ तो वेनल ब्लड फ्लो रिड्यूस करेगा, यस सर नो? किडनी की तरफ कम ब्लड जाएगा, यस सर नो? किडनी की तरफ जब कम ब्लड जाएगा, क्या मैक्यूला डेंसा एक्टिवेट होगा, यस सर नो? क्या जेजी सेल्स यस एक्टिवेट? सर। यस व्हाट द हेल इज दिस? क्या जेजी सेल्स एक्टिवेट होंगे, यस सर नो? जी सर। जी सर। वो क्या करेंगे? दे विल ट्राई टू कंजर्व एज मच ऑफ द वाटर एज पॉसिबल, यस सर नो? यस अब वो वाटर को कैसे कंजर्व कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ हार्मोन्स, यस और नो? और हार्मोन्स कहाँ करते हैं? एक्ट ट्यूब्यूल्स पे, यस और नो? यस। अगर यस सर। ट्यूब्यूल इंटेक्ट होंगी, अगर ट्यूब्यूल्स इंटेक्ट होंगी तो आपके ख्याल में वाटर रीएब्सॉर्ब होगा, यस और नो? यस होगा। होगा सर। होगा, ओके। सोडियम रीएब्सॉर्ब होगा, यस और नो? यस होगा सर। जी सर। होगा। और और वाटर को रीअब्सॉर्ब करने के लिए किडनीज क्या करती हैं? वो यूरिया को भी रीअब्सॉर्ब करती हैं ताकि पैसिवली वाटर रीअब्सॉर्ब हो, जिसको मेडुलरी रीअब्सॉर्प्शन कहते हैं। तो मेडुला से रीअब्सॉर्प्शन ऑफ यूरिया भी होती है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बाय क्रेटिनिन लेवल है, ये चीज शो करती है कि ट्यूब्यूल का स्टेटस कैसा है? अगर ट्यूब्यूल का स्टेटस ठीक है, अगर ट्यूब्यूल का स्टेटस ठीक है, इंटेक्ट है ट्यूब्यूल्स, तो फिर क्या होगा जनाब हमारे पास? फिर हमें वो देखने को मिलेगा, अगर ट्यूब्यूल्स का स्टेटस इंटेक्ट है तो हमें क्या देखने को मिलेगा? वी विल सी द रेशियो ऑफ ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बाय क्रेटिनिन इंक्रीज। और अगर वो कम होगा तो इसका मतलब है कि ट्यूब्यूल्स को डैमेज हुआ हुआ है, यस और नो? एनीबॉडी, यस और नो? यस सर। ओके, चलो। अब आते हैं हम तीन टाइप्स की तरफ। कौन कौन सी तीन टाइप्स है, कोई बंदा मुझे बता सकता है? एक्यूट किडनी इंजरी की तीन टाइप्स कौन कौन सी हैं? प्री रीनल, रीनल एंड पोस्ट रीनल। ओके, सबसे पहले डॉक्टर साहब ने बताया कि सर प्री रेनल, इंट्रा रेनल, पोस्ट रेनल, ऐसा ही कहा है डॉक्टर साहब आपने कि जी सर, सर। सबसे पहले है हमारे पास प्री रेनल, फिर आती है सर हमारे पास इंट्रा रेनल, फिर आती है हमारे पास पोस्ट रेनल। अच्छा, अब इसको ना प्री रेनल किडनी इंजरी भी कहते हैं, प्री रेनल एजोटीमिया भी कहते हैं, इंट्रा रेनल एजोटीमिया भी कहते हैं, या इंट्रिंसिक रेनल फेलियर भी कहते हैं, या इसको पोस्ट रेनल भी कहते हैं। फिर से हम बात करेंगे इसके बारे में कि आखिर इसका भी क्या मतलब है। ये किडनी है हमारे पास और ये आगे इसके यूरेटर लगा हुआ है। अगर मिसाल के तौर पे आगे कहीं पे यूरेटर में ऑब्स्ट्रक्शन हो तो आपके ख्याल में पीछे जो यूरिन की फिल्ट्रेशन हो रही थी बूमेन कैप्सूल में, अब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज नहीं करने लगेगा, यस और नो?
यस बैकअप हो जाएगा। बैकअप होने लगेगा और हाइड्रोनेफ्रोसिस होने लगेगी और उसकी वजह से जीएफआर फॉल करने लगेगा, यस और नो। और जीएफआर के फॉल करने को हम किडनी इंजरी कहते हैं, यस और नो। यस सर। ओके, दूसरी तरफ आते हैं ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स का क्या काम था? एक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन एंड सेक्रीशन। अगर वो अफेक्टेड हो जाए, यूरिन फॉर्मेशन के 3 स्टेप्स थे, सबसे पहले फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड सेक्रीशन। अगर उनमें से 2 अफेक्टेड हो रहे हैं तो हमें यूरिन सही तरीके से फॉर्म नहीं मिलेगी और जीएफआर फॉल करेगा, दैट इज इंट्रिंसिक रेनल फेलियर। और तीसरी चीज क्या थी हमारे पास? तीसरी चीज ये थी कि किडनी के पास ब्लड आ रहा होता है और उस ब्लड से ही फिल्ट्रेशन के बाद जीएफआर मेंटेन होता है। अगर कार्डियक आउटपुट रिड्यूस हो जाए तो आपको नहीं लगता कि जीएफआर फॉल करने लगेगा? कार्डियक आउटपुट कम हो जाए, आपको नहीं लगता जीएफआर फॉल करने लगेगा? जी ये सर। करेगा। करेगा, ठीक है। सो अब इन तीनों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले प्री रेनल एजिटीमिया। प्री रेनल एजिटीमिया में क्या होता है कि देयर इज बेसिकली if there is hypovolemia, if there is severe dehydration, if there is severe hemorrhage, if there is severe vomiting, if there is heart failure, if there is liver failure, if there are cardiorenal syndrome, or there are बेसिकली हेपेटोरेनल सिंड्रोम, तो वो सब क्या करते हैं? देयर इज डिक्रीज वॉल्यूम ऑफ ब्लड, देयर इज हाइपोवोलीमिया। और जब कभी भी हाइपोवोलीमिया होता है तो मुझे आप ये बताओ कि अब जो रीअब्सॉर्प्शन होती है, हाइपोवोलीमिया जब कभी भी होता है तो हाइपोवोलीमिया की वजह से जीएफआर तो फॉल करेगा, तो उसकी वजह से मुझे बताओ मैक्यूला डेंसा एक्टिवेट होगा, जेजी सेल रास सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे, तो सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी? इंक्रीज करेगी। इंक्रीज करेगी। और और जो हमारे पास अच्छा, इसमें पहले नॉर्मल लिख लेते हैं। नॉर्मल यूरिन सोडियम कितना होता है? नॉर्मल यूरिन सोडियम इज लेस देन 20 milli equivalent per liter. Fraction excretion of sodium normally is less than 1%. Serum blood urine nitrogen by creatinine is normal is basically greater than 20। ठीक है, तो ये नॉर्मल है, मैंने कहा आपको पहले नॉर्मल का पता हूँ। आप मुझे बताएं कि अब इस पेशेंट के अंदर क्या होगा। सबसे पहले मुझे बताएं, सोडियम रीअब्सॉर्ब हो रहा है तो यूरिन में सोडियम कम एक्सक्रीट होगा, यस और नो? यस सर। कम एक्सक्रीट होगा ना? जी तो सर, कम होगा। क्या मैं कह सकता हूँ कि इट विल बी लेस देन 20 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर? कह सकता हूँ ना मैं? यस अच्छा, सर। जी फ्रैक्शन एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम भी कम रहेगा क्योंकि बेसिकली कोई ट्यूब्यूल्स का तो मसला नहीं है और रैस सिस्टम अगर एक्टिवेट हुआ, वो तो सोडियम को मैक्सिमली रीअब्सॉर्ब करने की कोशिश कर रहा है, यस और नो? यस ओके। और सीरम ब्लड यूरिया नाइट्रोजन भी रीअब्सॉर्ब होगा, इट विल आल्सो स्टे ग्रेटर देन 20, यस और नो? जी सर। अच्छा, अब जब यूरिन में से सोडियम को और यूरिया को आप एब्जॉर्ब कर रहे हो तो यूरिन के अंदर ऑस्मोल की तादाद कम हो रही है, ज्यादा हो रही है? अच्छा, ओके, इस तरीके से कर लेते हैं। when there is increased reabsorption of sodium when there is increased reabsorption of sodium, can anybody tell me कि सोडियम जो है अब यूरिन में एक्सक्रीट कम हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे कम होगा। हैं? कम एक्सक्रीट होगा, ठीक है। जब सोडियम रीअब्सॉर्ब होगा तो उसके साथ पैसिवली वाटर रीअब्सॉर्ब होगा, यस और नो? जी सर। यस सर। और चूंकि हाइपोवोलीमिया एंड वी वांट टू कंजर्व मैक्सिमम ऑफ वाटर, यस और नो? यस सर। एंड डू वी वांट दैट हमारी यूरिन कंसंट्रेटेड होनी चाहिए, यस और नो? यस सर। यस सर। तो जो पेशेंट की यूरिन रहेगी बिकॉज ट्यूब्यूल्स आर इंटैक्ट, तो उसकी ऑस्मोलैरिटी इट विल स्टे ग्रेटर देन 500 मिली ऑस्मोल पर केजी, ठीक है। सो सोडियम रीअब्सॉर्ब होने के बाद ऑस्मोलैरिटी कम हो गई यूरिन की, ठीक है, क्योंकि सोडियम सारे का सारा रीअब्सॉर्ब हो गया, मैक्सिमम वाटर था वहां पर, और जब वो कलेक्टिंग डक्ट के पास पहुंचा तो वहां पे वाटर रीअब्सॉर्ब हो गया। इवेंचुअली हमारे पास यूरिन की जो
ऑस्मोलैरिटी है वो इंक्रीज करेगी। इंट्रारेनल एजोटीमिया कुड और इंट्रारेनल रेनल फेलियर और इंट्रिंसिक रेनल फेलियर कुड बी बिकॉज ऑफ anything that damages tubule, that damages interstitium, that is acute tubular necrosis, acute glomerulonephritis, if there is hypertensive emergency, if there is any sort of issue like notional and purpura, if there is hemolytic uremic syndrome, thrombotic thrombocytopenic purpura और एनी सॉर्ट ऑफ वस्कुलाइटिस, ये सारी चीजें जो इंट्रिंसिकली किडनी को डैमेज करते हैं, किडनी की ट्यूब्यूल को डैमेज करते हैं, दे विल कॉज इंट्रावेनल फेलियर। जब ट्यूब्यूल्स डैमेज हो गई हैं, क्या सोडियम रीअब्सॉर्ब होगा ट्यूब्यूल्स अगर डैमेज हो जाए तो? नो। तो क्या यूरिन में नो जो यूरिन में एक्सक्रीट होने वाला सोडियम है, क्या उसकी तादाद बढ़ नहीं जाएगी? एक्सक्रीशन सोडियम जो फ्रैक्शन एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम जो है वो इट विल, क्या ये 2% से ज्यादा नहीं होने लग जाएगी प्रोड्यूस से, यानी कि ज्यादा एक्सक्रीट करेगी? यस और नो? यस सर। और यूरिन में जो हमारे पास जो सोडियम एक्सक्रीट हो रहा होगा, इट विल आल्सो बी इंक्रीज ग्रेटर देन 30 मिली इक्विवेलेंट। यस और नो? यस ये सर। कोई क्वांटिटी रटा करने की जरूरत नहीं है, जस्ट ये है कि आपको पता होना चाहिए कि हाँ इसमें ट्यूब्यूल्स चूंकि इंटेक्ट नहीं रही तो इस वजह से ये इशू आ रहा है। अच्छा, अगर ट्यूब्यूल्स इंटेक्ट नहीं रही तो कोई बंदा मुझे बता सकता है कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन के साथ क्या रहेगा फिर? इसकी इसकी जो हमारे पास ये है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बाय क्रिएटिनिन है, क्या ये भी फिर कम नहीं हो जाएगी लेस देन 15? yes sir, because of poor reabsorption. ये बिकॉज ऑफ पूर रीअब्सॉर्प्शन, क्योंकि ट्यूब्यूल्स डैमेज है। अच्छा, ट्यूब्यूल्स डैमेज हैं, किडनी के दो काम हैं, दो चीजें किडनी नहीं जाने देती, एक पानी नहीं जाने देती और एक सोडियम नहीं जाने देती। हम जब पीछे बात कर रहे थे इलेक्ट्रोलाइट के कंजर्वेशन की बात कर रहे थे हम, तो मैंने एक बात की थी कि देयर इज एल्डोस्टेरोन एस्केप मैकेनिज्म, कि बेसिकली सोडियम को बॉडी जो है वो बहुत अच्छे से वेल रेगुलेटेड रखती है। यस और नो? तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, फ्रैक्शन एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम जो है इसमें चूंकि ज्यादा हो रही है बिकॉज ट्यूब्यूल्स इंटैक्ट नहीं रही। जब ट्यूब्यूल्स इंटैक्ट नहीं रही और सोडियम जाया होने लग गया तो वाटर भी जाया होगा। यस और नो? वाटर जाया होगा यूरिन में। यस और नो कि नहीं? एनीबॉडी? जी सर। तो जब वाटर जाया होगा इंट्रारेनल में तो उसकी पूरी एब्जॉर्प्शन होगी, तो विल वी बी एबल टू कंसंट्रेट यूरिन? क्योंकि ट्यूब्यूल तो डैमेज है, तो क्या हम यूरिन को कंसंट्रेट कर पाएंगे? यस और नो? नो सर। नो सर। नहीं, हम यूरिन को कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। सो इसकी कंसंट्रेशन विल बी लेस देन 350, इट विल बी लेस देन 500 भी कह सकते हो आप, लेकिन ये काफी सवेरली कम हो जाती है, तो इसलिए 350 का वर्ड यूज करते हैं। 350 मिली ऑस्मोल पर केजी से कम हो जाएगी। इसके बाद हम अगला टॉपिक इंट्रारेनल फेलियर पढ़ते हैं और बाकी सारी चीजें भी पढ़ते हैं। ठीक है? कैन एनीबॉडी टेल मी कि पोस्ट रेनल फेलियर में क्या होता है? देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन, आउटफ्लो की ऑब्स्ट्रक्शन है, किसी भी वजह से हो सकती है, स्टोन्स हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे किसी तरह का कोई अगर इफ देयर इज ब्लेडर, इफ देयर इज ब्लेडर ऑब्स्ट्रक्शन, या मिसाल के तौर पे अगर वहां पर बीपीएच है, किसी पेशेंट को बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया है, या मिसाल के तौर पे किसी पेशेंट को कोई कैंसर आ गया है, इफ देयर इज एनी कंजेनिटल एनोमली लाइक पोस्टीरियर यूरिथ्रल वाल्व्स, उन सब कंडीशन में बैक पूल होने लगती है। ठीक है? अच्छा, अब इसमें क्या रहेगा? इसमें एक चीज हम लिख लेते हैं, दैट इज नोन एज वेरीज वेरीज वेरीज। ठीक हो गया? नाउ अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं वेरीज वेरीज? क्योंकि इन द इनिशियल स्टेजेस जब ऑब्स्ट्रक्शन रहती है, इन द इनिशियल स्टेजेस आपके ख्याल में ट्यूब्यूल काम कर रही है नहीं कर रही? मिसाल के तौर पे आज एक बंदे को बीपीआई डायग्नोज हुआ है, या आज एक बंदे का स्टोन लॉज हो गया है, तो आज तो उसके ट्यूब्यूल्स नॉर्मल है। यस और नो? यस नॉर्मल। यस सर। नॉर्मल है। तो इन अर्ली stages of obstruction kidney will behave like कि प्री-रेनल एजोटीमिया है, और उसमें यूरिन सोडियम will be less than 20 milli equivalent,
fraction excretion of sodium will be less than 1% and urine osmolarity will be greater than 500 मिलीऑस्मोल। अब लेट से एक बंदे को पिछले काफी अरसे से कोई साल हो गया है और उसको बीपीएचएस सवेयर किस्म का लेट स्टेजेस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन है, तो अब वो जो बैक पुलिंग ऑफ हाइड्रोनेफ्रोसिस वो सारी चीजें हो रही थी, तो अब किडनी ट्यूब्यूल्स डैमेज नहीं होने लग जाएंगी? व्हाट डू यू पीपल से? और जब ट्यूब्यूल्स डैमेज हो गई तो मुझे बताएं, क्या सोडियम को वो रीअब्सॉर्ब कर पाएंगी? यस और नो? नो सर। नो सर। तो सोडियम की एक्सक्रीशन विल बी ग्रेटर देन वही 30 मिली इक्विवेलेंट। फ्रैक्शन एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम विल बी ग्रेटर देन 2%। या अल्लाह खैर, इट विल बी ग्रेटर देन 2%। और यूरिन की ऑस्मोलैरिटी कैसी रहेगी जनाब? यूरिन की ऑस्मोलैरिटी विल बी, इट विल डिक्रीज। यस, इट विल बी डिक्रीज। ठीक, यहीं से रिलेटेड एक टॉपिक की तरफ आ जाते हैं हम, क्योंकि इंट्रारेनल एजिथेमिया हमने पढ़ लिया है या इंट्रिंसिक रेनल फेलियर हमने पढ़ लिया है। एक डिजीज पढ़ लेते हैं हम, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस। ट्यूब्यूल्स का डैमेज होना, उनकी नेक्रोसिस होना। एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस के बहुत सारी इटियोलॉजीज हो सकती हैं। सबसे पहले मोस्ट कॉमनली देयर इज इस्कीमिया। ठीक है। सो इफ देयर इज इंजरी इन नेक्रोसिस ऑफ ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स, इफ देयर इज नेक्रोसिस ऑफ ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स जो कि रीअब्सॉर्ब करते सारी चीजों को, उसको आप क्या कह सकते हैं? उसको आप कहते हैं एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस। एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस में आपको कैसी कास्ट देखने को मिलती है? आपको मडी ब्राउन कास्ट देखने को मिलेगी। ठीक है, ट्यूब्यूल्स आएंगी। इस्कीमिया हो सकता है, लेट्स से नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स हो सकती हैं, जैसे अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हो गए हमारे पास, या मिसाल के तौर पे सिस्प्लाटिन ड्रग हो गई, या और इस तरीके की चीजें हो गई। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और क्या इश्यूज आ सकते हैं? मिसाल के तौर पे एक पेशेंट को लेड पॉइजनिंग हुई है, उसमें इशू आ सकता है। एक पेशेंट को रेब्डोमायोलाइसिस हुआ है, तो रेब्डोमायोलाइसिस के अंदर क्या होता है कि मायोग्लोबिन रिलीज होता है, वो मायोग्लोबिन नेफ्रोटॉक्सिक होता है क्रश इंजरी के अंदर, जैसे आपको रेब्डोमायोलाइसिस देखने को मिलता है। देन कीमोथेरेपी के अंदर आपको इशू देखने को मिल सकता है। कीमोथेरेपी में क्या होता है कि कीमोथेरेपी में कुछ कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स जो होती हैं वो क्या करती हैं? दे आर टॉक्सिक टू द किडनीज। ठीक है। फिर कुछ ड्रग्स इटसेल्फ ऐसी हैं जो ये मसला कर सकती हैं। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो हम कंट्रास्ट यूज करते हैं, जो कंट्रास्ट के लिए डाई यूज कर सकते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा सिटी विद कंट्रास्ट हम लिखते हैं, तो वो भी आपको किडनी को डैमेज कर सकते हैं। ठीक है। एंड पेशेंट विल हैव बेसिकली decreased GFR, there will be oligouria, there will be increased blood urea nitrogen creatinine level। ठीक है। रेशो, अच्छा, अब रेशो इनकी उसी तरीके से रहेगी जैसे मैंने आपको इंट्रिंसिक रेनल फेलियर का बताया था। नाउ कैन एनीबॉडी टेल मी, चलिए ये सारी चीजें तो पहले लिख लें। ओलिगोयूरिया, डिक्रीज GFR, ब्राउन कास्ट। ठीक है। देयर बी इंक्रीज्ड लेवल ऑफ क्रेटिनिन। ठीक है। अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हो कि जो ट्यूब्यूल्स होती हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जो ट्यूब्यूल्स होती हैं वो कौन से आयन को या कौन से इलेक्ट्रोलाइट को रीअब्सॉर्ब करती हैं और किसको एक्सक्रीट करती हैं? सोडियम को रीअब्सॉर्ब करती है, पोटेशियम को एक्सक्रीट करती है मेजरली। यस और नो? तो अगर Yes, sir. एक ट्यूब्यूल्स काम नहीं कर रही तो आपको डिक्रीज्ड लेवल ऑफ सोडियम मिलेगा बॉडी में, लेकिन साथ ही साथ आपको एक और इशू देखने को मिलेगा। पोटेशियम के साथ क्या होगा? ब्लड में पोटेशियम का लेवल इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा? इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करे। Increase करेगा. इंक्रीज करेगा। हाइपर कैलीमिया देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? हाइपर कैलीमिया देखने को मिलेगा। ठीक है। सो दिस इज हाउ इट इज। अच्छा, मोर ओवर मुझे बता सकता है कि देयर वर अल्फा इंटरकलेटेड सेल्स एज वेल। अल्फा इंटरकलेटेड सेल्स कौन से आयन को सिक्रीट करवाते थे? Sir, potassium को. Potassium को reabsorb और हाइड्रोजन को.
हाइड्रोजन को एक्सक्रीट करवाते हैं। तो क्या हाइड्रोजन रिटेन करने लग जाएंगे हम, यस और नो, किडनी फेलियर में? यस। तो क्या Yes, हमें sir. क्या हमें एसिडोस। एसिडोसिस देखने को मिल सकता है, यस और नो? यस सर। सो वी विल सी, व्हाट विल सी एसिडोसिस। हमें क्या देखने को मिलेगा? एसिडोसिस देखने को मिलेगा। ठीक है जी। सो दिस वाज something about acute renal failure, acute tubular necrosis, and basically एक यहाँ पर हम एक चीज यूज कर सकते हैं जिस इज नोन एज डायलिसिस। डायलिसिस की दो टाइप्स होती हैं, एक होता है हीमोडायलिसिस होता है, और दूसरा कौन सा होता है? पेरिटोनियल डायलिसिस होता है। डायलिसिस आर्टिफिशियली सपोर्ट की जाती है। और डायलिसिस के इंडिकेटर्स क्या क्या हैं? व्हाट आर द इंडिकेशंस फॉर डायलिसिस? एनीबॉडी? हाँ जी। Sir, GFR ए severely reduced, ए like ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। एक तो ये है कि अगर मिसाल के तौर पे एक पेशेंट को स्टेज 4 CKD है तो उसमें डायलिसिस करेंगे। उसके अलावा डायलिसिस की क्या क्या इंडिकेशंस हैं? ए ई आई ओ यू। ए फॉर एसिडोसिस, अगर पेशेंट को एसिडोसिस है, ठीक है। ई फॉर इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मेलिटी। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट? एनीबडी? sodium. सोडियम को मैंने कहा है कि बॉडी बहुत अच्छे से रेगुलेट कर लेती है किसी ना किसी तरीके से। देयर इज पोटाशियम, इफ देयर इज हाइपर कैलीमिया, अगर आपको हाइपर कैलीमिया देखने को मिल रहा है ना, एक इंक्रीज लेवल ऑफ पोटाशियम, तो आप कर सकते हैं, क्योंकि ये रिदमोजेनिक है, ये रिदमिया कॉज करवाता है। आईएफआ इंजेक्शन और इंटॉक्सिकेशन, मिसाल के तौर पे किसी बंदे ने कोई ड्रग्स ले ली है, कोई ड्रग ओवरलोड हो गया है, लिथियम हो गया, फॉर एग्जांपल एथाइलिन ग्लाइकोल ले लिया। बच्चे अक्सर इसको मिस्टेकन करते हैं लाइक मिल्क ना, इथाइलिन ग्लाइकोल जो एंटी फ्रीज है, ठीक है, उसको एज अ यूज, वो सोचते हैं कि ये एज अ मिल्क है, तो वो इसको इंजेस्ट कर लेते हैं। लिथियम हो गया या एनी अदर ड्रग। ओ फॉर ओवरलोड ऑफ वॉल्यूम, दैट इज पल्मोनरी एडीमा। मैं अक्सर इस चीज का क्लास के अंदर जिक्र करता हूँ कि जब कभी भी आपको ड्यूटी देखने को मिलेगी, आप अगर कार्डियो और नेफ्रो करें हाउस जॉब में, तो नेफ्रो वाले कहते हैं कि जो है वो जो एक पेशेंट है उसका फ्लूइड इतना ओवरलोड हुआ होता है ऑलरेडी, कि नेफ्रो वाले कहते हैं कि यार इसका हमें जो है वो डायलिसिस करना पड़ेगा, एंड वी हैव टू टेक दैट आउट। तो किडनी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें फ्लूइड तो चाहिए ही चाहिए होता है, लेकिन मीन वाली है कि देयर इज सवेयर काइंड ऑफ पल्मोनरी एडिमा गोइंग ऑन इन सीकेडी पेशेंट। तो वॉल्यूम ओवरलोड के लिए भी आप क्या करते हैं कि आपको डायलिसिस करना पड़ता है। आखिर में यू फॉर यूरीमिया, ठीक है। यूरीमिया में क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स आते हैं? यूरीमिया में आपको पेरिकार्डाइटिस देखने को मिल सकता है, आपको नोजिया वॉमिटिंग देखने को मिल सकती है, आपको यूरेमिक इंसेफेलोपैथी देखने को मिल सकती है। मोर ओवर, या ये मैं लिख देता हूँ यार, नोजिया वॉमिटिंग हो गया, यूरेमिक इनकैफ हो गया। हमें लगता है कि शायद इनकेफ्लोपैथी सिर्फ लिवर की है, हेपेटिक इनकेफ्लोपैथी नहीं, लिवर की यूरेमिक इनकेफ्लोपैथी भी होती है। देन प्लेटलेट डिसफंक्शनिंग हो गया, देन पेरिकार्डाइटिस हो गया, ठीक है। तो ये है, ठीक है। अच्छा, ये क्राइटेरिया दोनों हमारे पास AKI में भी फॉल करता है और एंड स्टेज रेनल डिजीज में भी फॉल करता है। और अभी हम बात करेंगे CKD के बारे में, क्रोनिक किडनी डिजीज के बारे में। CKD, क्रोनिक किडनी डिजीज या क्रोनिक रेनल फेलियर, इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके थे कि इसको हम स्टेज कैसे करते हैं। स्टेजेस आर बेस्ड ऑन ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट, उसके ऊपर हम करते हैं। और मोस्ट कॉमनली इसकी कॉजेज क्या क्या हैं, क्योंकि हम इसकी इटियोलॉजीज लिख लेते हैं, इटियोलॉजी ज्यादा जरूरी है। तो क्या क्या इटियोलॉजीज आपके ख्याल में इसकी हैं? डायबिटीज मेलाइटस है, Hypertension and diabetes mellitus. हाइपरटेंशन है, ये बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। और इसके अलावा हमारे पास ग्लोमेरुलर डिजीजेस
मैंने जब नेफ्रो में हाउस जॉब कर रहा था तो उसमें हमने देखा था कि काफी लोग पीएसजीएन के भी हैं जो आरपीजीएन की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से होता है कि वो ग्लोमेरुलर डिजीजेस भी जो इवेंचुअली आपको किडनी फेलियर करवा सकते हैं, ठीक है। कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट विल बी द साइन एंड सिम्टम ऑफ अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम क्रोनिक रेनल फेलियर? क्लिनिकल पिक्चर कैसी रहती है पेशेंट की? सबसे पहले यूरीमिया, यूरीमिया का मसला रहता है पेशेंट को। और उसके बाद एजोटीमिया का मसला रहता है। एजोटीमिया में ब्लड, यूरिया, नाइट्रोजन, ये सारी चीजें आई जाती है। खैर यूरीमिया में भी आएगी। सो यूरीमिया में आपको नोजिया, वॉमिटिंग, प्लेटलेट डिसफंक्शन, इनकेफेलोपैथी एटसेट्रा, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। मोर ओवर यू सर विल सी हाइपरकैलेमिया। रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन रहेगी पेशेंट में, हाइपरकैलेमिया। और एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, और एसिडोसिस हो गया, और क्या क्या हो सकते हैं? हाइपरकैलेमिया हो गया, सर सोडियम और वाटर की रिटेंशन भी होगी। और साथ में आपने कहा एसिडोसिस भी होगा, हाँ, देयर विल बी एसिडोसिस, ठीक है जी। अच्छा जी। अच्छा, अब ना मैं आपको एक बात बताता हूँ। पहले तो हम इस क्राइटेरिया पे आते हैं। ये क्राइटेरिया मैं बहुत दफा पढ़ा चुका हूँ, लेकिन हम ना फिर से एक दफा लिख लेते हैं। क्राइटेरिया स्टेजेस ऑफ सीकेडी कर लेते हैं, ठीक है जी। अगर कोई पूछे अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन या हमारे पास जो कोई डायबिटीज मिलाइटिस है किस तरीके से करवाती है सीकेडी, तो आपका क्या आंसर रहेगा? अंसा, इरसा, मेमूना, अब्दुल्ला, मोहसन। सर अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है ना, तो बेसिकली ग्लूकोज होगा। सॉरी, क्या कह रहा हूँ मैं? रोजा लगे तुम्हें अब्दुल्ला, छोड़ो। सर एनीबडी? शायद बेसमेंट मेम्ब्रेन को डैमेज करेगा। डैमेज। भाई मेरे लाडलो, जो कॉन्सेप्ट बताता हूँ उनको अप्लाई क्यों नहीं करते हो, हैं? हाथी के दांत दिखाने के और खाने के, और आर्टिकुलोस्क्लेरोसिस किस लिए पढ़ा हुआ है आप लोगों ने? इंप्रेशन जानने के लिए सिर्फ, हैं? There will be hyaline arteriolosclerosis in case of diabetes mellitus that gonna cause hyperfiltration of glomerulus, that gonna increase GFR. Eventually, it gonna destroy the mesenterium and glomerular capillaries, and it gonna affect the glomerular filtration barrier. है कि नहीं डॉक्टर मेमूना? जी सर। चलो अब स्टेजेस बताओ एवरीबडी। सो सबसे पहले स्टेज 1 की तरफ आते हैं सीकेडी में। बट स्टेज 1 तो नॉर्मल है, इट्स नॉट सीकेडी। सो स्टेज 1 किडनी के लिए इट इज बेसिकली नॉर्मल फंक्शनिंग किडनी। मोर देन और इक्वल टू 90। इट शुड बी GFR should be more than or equal to 90 मिलीलीटर पर मिनट, ठीक है जी। ये नॉर्मल है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अब ये याद रखिएगा कि जो हेल्दी पेशेंट के अंदर जो होता है ना GFR, वो 120 से भी ज्यादा होते हैं। ये भी स्टेज 1 सीकेडी में आ रहा होता है जी। क्या यू माइट सी हेमचूरिया, ठीक है। यू माइट सी अदर अदर डिजीजेस, अदर सिम्टम्स, बट आपको किडनी का ओवरऑल फंक्शन नॉर्मल रहेगा। अब स्टेज 2 में GFR कितना रहता है एनीबडी? 60 to 89. जिसको हम 60 to 89। माइल्ड सीकेडी भी कहते हैं। इसमें GFR इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 to 89 मिलीलीटर पर मिनट, ठीक है। फिर स्टेज 3 आता है हमारे पास। स्टेज 3 में फिर दो स्टेजेस थी। स्टेज 3 में हमारे पास दो स्टेजेस थी, इसको मॉडरेट सीकेडी कहेंगे। एक थी हमारे पास 3A
उसमें GFR कितना रहता है? 45 to 59. ठीक है। और 3B में कितना रहता है? 30 to 44. 30 to 44. ठीक हो गया। और स्टेज 4 हमारे पास आता है, ठीक है, विच इज सवेयर फॉर्म ऑफ CKD। तो स्टेज 4 में कितना रहता है? 15 to 15 to 29. 29. इसमें GFR रहता है बिटवीन 15 to 29 मिलीलीटर पर मिनट। ठीक है। और सबसे वर्स लास्ट पे आते हैं, जिसको हम कहते हैं कि एंड स्टेज रेनल डिजीज, ESRD जिसको हम कहते हैं, या जिसको हम यूं भी कह सकते हैं कि इट इज द लास्ट स्टेज डिजीज विच इज स्टेज 5। तो उसमें GFR कितना रहेगा? अब आपको खुद ही पता चल गया, लेस देन 15 ml पर मिनट। ठीक है जी। अब ये जो हमारे पास स्टेज 4 है, ठीक है, ये जो हमारे पास स्टेज 4 है, या जो हमारे पास ये जो स्टेज 3 भी है, इवन 3B भी है, इन दोनों कंडीशन के अंदर हम क्या कर सकते हैं? इन दोनों कंडीशंस के अंदर वी हैव टू गो फॉर डायलिसिस। ठीक है। तो इनमें हमें क्या देखने को मिलता है कि वी हैव टू सी कि इसमें हमें जो है पेशेंट को डायलिसिस के ऊपर डालना चाहिए। अदर देन दैट जो है हमारे पास ये जो, या इस तरीके से कहते हैं कि डायलिसिस कब शुरू करना चाहिए सर? तो स्टेज 4 जो है और स्टेज 5, ये तो पक्के पक्के डायलिसिस के कैंडिडेट हैं, दीज आर दी कैंडिडेट्स ऑफ डायलिसिस। और स्टेज 3B में अगर AEIOU में से कोई भी साइन सिम्टम रहता है, वैसे तो AEIOU में अगर कोई भी इस स्टेजेस में से रहेगा तो उसको हम डायलिसिस पे डालेंगे। अच्छा, एक पेशेंट थे हमारे, और वो पेशेंट, उनको CKD चल रही थी, ही वॉज डायबिटिक। आप 64-year-old male, diabetic, hypertensive, coming in the ER with the complaint of fatigue, edema। क्या इस पेशेंट को एनीमिया हो सकता है? एंड स्टेज रेनल डिजीज के पेशेंट को एनीमिया हो सकता है? Yes, Yes was sir, that? एरिथ्रोपोइटिन नहीं बनेगी ना उसकी वजह से। ओके, सो एनीमिया, फटीग भी एनीमिया की वजह से हो रही है। ठीक है। ही सेज कि उसने डायबिटिक है और सवेर किस्म का डायबिटिक है। वो कहता है कि पिछले कुछ दिनों से मेरी शुगर ठीक हो चुकी है, मुझे गोली खाने की जरूरत नहीं है। और आप उसका ब्लड शुगर लेवल, वो कह रहे हैं कि अब आता है, अभी खाना खाया था लेकिन अभी आ रहा है, 2 घंटे पहले खाना खाया था, 110 mg/dL। लेकिन पहले वो इंसुलिन के 20 यूनिट लगाया करता था, अब वो इंसुलिन की यूनिट नहीं लगा रहा। तो उसकी शुगर कैसे ठीक होगी? कोई बंदा मुझे बता सकता है? एक बंदा आपके पास आता है, वो कहता है कि, अच्छा यू भी कर देते हैं साथ में, ही इज आल्सो नोन केस ऑफ CKD। चले अब ग्लूकोजियोरिया में जो यूरिन में एनीबॉडी एल्स? अच्छा, सबसे पहली बात, CKD का पेशेंट जब उसकी क्रोनिक किडनी डिजीज वर्स होती है ना बेटा, जब भी CKD के पेशेंट की किडनी डिजीज वर्स होती है, तो क्या होता है कि उसका फिल्ट्रेशन का काम जो है वो तो मामला गड़बड़ और वर्स होने लग जाता है। ठीक है, वो तो और वर्स हो रहा होता है। ठीक है। इस केस को कहते हैं हनीमून पीरियड। इस केस को क्या कहते हैं? हनीमून पीरियड। मैं आपको समझाता हूँ ये क्या है। हनीमून पीरियड इन डायबिटीज। मिसाल के तौर पे एक पेशेंट है हमारे पास, और इस पेशेंट में हम उसको इंसुलिन दे रहे थे। अब चूंकि ये CKD का पेशेंट है, तो इंसुलिन उसकी बॉडी में से फिल्टर आउट नहीं हो पा रही,
और वो इंसुलिन उसकी बॉडी के अंदर मौजूद है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि अपेरेंटली उसका जो ब्लड शुगर लेवल है वो 110 के करीब करीब रह रहा है। इसके अलावा और दूसरा क्या काम है कि इसमें जब क्रोनिक किडनी डिजीज का पेशेंट रहेगा तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर जो ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस होता है वो भी तो हाल्ट हुआ होता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस जो होता है वो भी तो सही तरीके से नहीं हो सकता। तो इस वजह से इन दोनों प्रोसेस के मुतासर होने की वजह से एक क्रोनिक किडनी डिजीज का पेशेंट जो है उसमें हनीमून और उसको डायबिटीज भी हो तो उसकी डायबिटीज अपेरेंटली हमें क्या लगने लगती है कि उसकी डायबिटीज अपेरेंटली ठीक हो चुकी है। ठीक है, सो ये सारा कुछ आपको देखने को मिलता है। मोर ओवर दो और सीकेडी के पेशेंट के अंदर मसाइल होते हैं। एक होता है ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी होता है, और दूसरा आपको क्या देखने को मिलता है, हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलता है। ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी क्यों होता है? क्योंकि डिक्रीज फास्फेट एक्सक्रीशन होती है। और हाइपोकैल्सीमिया क्यों मिलता है? बिकॉज डिक्रीज एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी। कौन सा एंजाइम एक्ट करता है किडनी में, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटिव ट्यूब्यूल में? कौन सा एंजाइम? Carboxylase 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है, तो उसकी वजह से आपको हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलता है। ठीक है, सो आपने ट्रीट कैसे करते हैं सीकेडी के पेशेंट को? ट्रीटमेंट विल बी, पहला है ट्रांसप्लांट, अगर ट्रांसप्लांट का ऑप्शन अवेलेबल है तो ट्रांसप्लांट करना है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, डायलिसिस कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट इट। इफ समबडी हैज एनी क्वेश्चन तो मुझसे पूछ सकता है।